तो मैं और भी सारे बैठे रह सकते हैं, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जाए तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इस स्तर को हम पूरी तरीके से आप सभी को उपस्थित रहना। सुखदेव सिंह जी। बहुत ही सत्कारयोग हाजिरीन, मेरी तरफ से आप सबको सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। काफी बातें पर्यावरण के बारे में सज्जन जी ने की है। उसमें पर्यावरण में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो आ रही है कि हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो धरती है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे एक आदमी को बुखार होता है तो बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, बुखार किसी ना किसी बीमारी का इजहार होता है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना कि मेरे को 3-4 दिन से बुखार हो रहा है, तो वो कहता है टेस्ट करवाओ, कोई इन्फेक्शन हो गई है। फिर जब तक वो स्पेसिफिक इन्फेक्शन का पता ना चले तब तक वो बुखार उतरता नहीं। जब उसका पता लग जाए तो फिर उसकी दवा डॉक्टर दे देता है, बुखार उतर जाता है। तो 2015 में जो दुनिया के बड़े अरबपति थे और उनके साथ मिलकर दुनिया की सरकारों को चलाने वाले जो अलग अलग राष्ट्रों के मुखिया थे, वो यूएनओ की अगुवाई में पेरिस में इकट्ठे हुए थे, जो फ्रांस की राजधानी, और उन्होंने वहां एक फैसला किया था कि हम 1.5 डिग्री औसत तापमान से धरती का तापमान बढ़ने नहीं देंगे। यानी 13-13.5 डिग्री तापमान एवरेज है हमारी धरती का, और वो कह रहे हैं कि हम इसको 15 से आगे जाने नहीं देंगे। पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने आप ही फैसला कर लिया, कहीं दुनिया के लोगों से पूछा नहीं कि भैया हम 1 डिग्री इसको गर्म करें, 1.25 डिग्री करें, या 1.5 डिग्री करें, या 2 डिग्री करें, आपकी क्या राय है। क्योंकि वो हमें जो पब्लिक है, हम लोग हैं जो पब्लिक में, जिसको पब्लिक गिना जाता है, हमें तो कुछ समझते ही नहीं है लोग। क्योंकि उनको ये है कि जो भी सिस्टम है इसको रेगुलेट करने वाले हम हैं। जैसे ये पंखा है ना हमारा, इस पे वो रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वाला, उसको आप अगर हवा कम करनी है तो इधर कर दो, ज्यादा करनी है तो इधर कर दो, वो आपके हाथ में है उसका रेगुलेटर। ऐसे तरीके से दुनिया का जो रेगुलेटर है वो उन बड़े कारपोरेटर और बड़े जो राजनीतिवान हैं और बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जो जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, वो उनके हाथ में है। तो उन्होंने डिसीजन ये कर दिया कि 1.5 डिग्री तो हम 1.5 डिग्री तक तो चलने दो ऐसे, और उसके बाद सोचेंगे फिर इसका क्या किया जाए। तो वो अब कंडीशन ये आ गई है कि 1.5 से 1.6 डिग्री टेम्परेचर एवरेज बढ़ गया, मतलब वो 1.5 डिग्री वाला क्रॉस हो गया, आगे निकल गया, और उसकी वजह से अब हमें गर्मी और सर्दी की परेशानी आने लग गई है। हमारे को जो हम अनपढ़ लोग भी हैं ना, जो खेती करते हैं, उनको भी पता चलने लग गया है यार भी अब असू में सरसों नहीं बीजे। अब कत्तक के पहले दिनों में भी लोगों ने सरसों बीजने से मना कर दिया कि नहीं यार, गर्मी ज्यादा है, इसलिए गर्मी से सरसों होगी नहीं। मतलब उनको ये तो पता चल गया कि यार
सरसों कब होती है, कितना उसको तापमान चाहिए। लेकिन अभी हमें लोगों को ये नहीं पता चला कि ये जो तापमान बढ़ा है बढ़ क्यों गया, गर्मी बढ़ क्यों गई। मतलब कमाल की बात ये है, मैं पंजाब से आ रहा हूं, जब 1 तारीख से 1 अक्टूबर से हमारे पैडी की कटाई शुरू हो जाती है, मंडियां चालू हो जाती है। जैसे जैसे झोना, जिसको जीरी बोलते हैं, चावल बोलते हैं, पैडी बोलते हैं, ये कटता है तो साथ के साथ ही हमारे पीछे लोग गेहूं बोना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज 27 तारीख है, अभी तक लोग पानी ला रहे हैं कि यार इतनी गर्मी में नहीं गेहूं होगा। मैंने भी कल पानी लगा के आया, मेरा आधा लग गया, आधा फिर मैं, क्योंकि मैंने ट्रेन पकड़नी थी इसलिए आधा ऐसे ही रह गया। तो मैं किसी को इसलिए नहीं बोल के आया कि मेरे साथ वाले का खेत नीमा है, मेरा उसके पानी ना पड़ जाए, कहीं खड़ पड़ जाए, फिर अलांबा आ जाता है, क्यों अलांबा लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहली बार हुआ है ये कि लोग कह रहे हैं कि अभी 10 दिन या 15 दिन के बाद बुआई करेंगे। पहले कत्तक में हो जाती थी बुआई। अगर जो कत्तक में कणक बीज देता था, गेहूं बो देता था, उसको कहते थे यार इसकी प्रोडक्शन अच्छी आएगी। अब वो कह रहे हैं कि यार अगर इतने टेम्परेचर पे बो दिया तो वो टूट जाती है, वो एक ही मतलब वो उसका शोल्डर होता है, वो ऐसे सीधे निकल के एक छोटी सी बल्ली आती है, उसके वो खत्म हो जाती है। मतलब ये तो हमें पता चल गया खेती करने वाले अनपढ़ लोगों को भी कि गड़बड़ तो यार होगी। ये हो क्यों गई ये नहीं अभी हमें पता चला, वो क्यों होगी। मैं एक तो बात आपसे इसके बारे में करूंगा, वो गड़बड़ी इसलिए होगी उसकी वजह यह है कि जो विकास का मॉडल, विकास का जो रास्ता हमने अपनाया दुनिया ने मिलके, वो विकास का रास्ता ऐसा लगा कि उसने दिखाया तो हमें ये कि फायदा होगा यार सबको, लेकिन उसका हमें लग गया नुकसान। मार्च 1973 में 1973 में मैंने 10वीं की थी। हम हमारे गांव के 3 लड़के थे 10वीं में, तो हमारे पास एक लैंप होता था, हम इकट्ठे पढ़ते थे रात को एक लैंप पे। और हमारा झगड़ा एक बात पे होता था कि लैंप में जब वो मिट्टी का तेल डालना होता था ना, कि वो कहता तू डाल, वो कहता तू डाल, वो कहता तू डाल। लेकिन जब ये होता है कि यार चाय तो बनाएंगे ना, वो कहता दूध मैं ले आऊं, वो कहता मैं ले आऊं, वो कहता मैं ले आऊं। हमारा तीनों में केवल 3 ही दूध था, सबको दूध तो आम था हर एक के घर में। उन दिनों में कोई हमारी प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन कोई केरोसिन की प्रॉब्लम थी। फिर जब 1975 में हमारे बिजली आई गांव में, तो उस समय तो हमें यही समझ में लग रहा था कि लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार, चालन का मसला हल हो गया। अब लैंप में ना लालटेन में ना लैंप में ये तेल डालने वाली मशीन से खड़ा छूटा, और चालन भी उससे अच्छा। पहले तो हमें यही लगता था कि ये बिजली आई है ये चालन के लिए आई है, ये रोशनी करने के लिए आई है, लेकिन उनका पूरा प्लान क्या था वो हमें नहीं पता था। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उन्होंने पंखा ले लिया कि अरे हाथ वाली पंखी से पूरी नींद नहीं आती, पूरा आराम नहीं होता, ये अपने आप घूमता रहेगा, आप आराम करोगे। फिर लोगों को ये लगा यार ये बात तो बढ़ गई है, ये तो ठीक हो गया, काम शुरू होता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर बिजली ना चलने वाली मदानी लिया कि दूध निकालने के लिए खरड़ खरड़ करने की बजाय
जे लगाओ और जे लगा के आप कोई और काम कर लो, चाय बना लो, कोई साफ सफाई का काम कर लो। जब तक वो काम होगा उस तक मक्खड़ा आ देगा और आराम से मक्खड़ निकाल लो। तो औरतों को भी ये लगाया, ये तो ठीक हो गया। मतलब वो चीज जो जिसको हम ये समझते थे ना कि ये तो यार रोशनी के लिए आई है, उसने फिर एक के बाद एक हमें सुख सुविधा देनी शुरू की और आज हमारे घर उन सुख सुविधाओं से अटे पड़े। क्या पक्का, उसके बाद पक्षियों की वैरायटियां अलग अलग, पठाने वाला अलग, दूसरे फिक्स वाला अलग। फिर कहने नहीं जी, जब गर्मी होती है और हवा में खुश्की होती है तो कूलर दे दो, कूलर आ गया, फिर एसी आ गया। और मतलब पहले कुंडे छोटे से जब हम तड़का कूटते थे ना तो घर में पता लग जाता, कई बार इतना झगड़ा भी हो जाता कि यार वो तो तड़का भी कूटने लगे, तो ऐसी ही बैठी हैं, अभी अपनी रोटी लेट करेंगी तुम। अब उन्होंने वो मिक्सी ले आती, वो गिर करती है, पता ही नहीं चलता कि गुआंढी ने तड़का लगा दिया या नहीं लगा दिया। मतलब एक के बाद एक इतनी सूरतें आई हमारे पंजाब में। ये सब बनी कहां? जे बने लुधियाना, पखे बने लुधियाना में बने सबसे पहले, सिलाई मशीन बनी वो भी लुधियाना में बनी, साइकिल बना वो भी लुधियाना में बना, और ये दूसरा सामान जो है ये सारा की फैक्ट्री हमारे मेन जो सेंटर पंजाब का बना वो लुधियाना में। उस समय हमें नहीं थी पता कि बुढ़े नाले की भी प्रॉब्लम आएगी, कि उसमें प्रदूषण आएगा और वो प्रदूषण फिर सतलुज में आएगा, वो सतलुज वाला प्रदूषण भी फिर भी करे तक भी जाएगा। किसी ने नहीं थी सोचा। अभी भी रास्ते से सरदार साहब से मेरी बात हो रही थी कि एक बार पहले ये आंदोलन जो अब चल रहा है ना बुढ़ा नाला के खिलाफ, बुढ़ा नाला क्या है? बुढ़ा दरिया था, वो सतलुज की एक ब्रांच थी, वो थोड़ी देर से इधर घूम के दोबारा सतलुज से निकलती थी, वो थोड़ा घूम के दोबारा सतलुज में आ जाती थी। उसको पहले बुढ़ा दरिया बोलते थे, जब हम पढ़ते थे तो बुढ़ा दरिया कहते थे उसको। उसका पानी साफ सुथरा मैंने खुद देखा है। तो उसके बाद जब उसमें वो फैक्ट्रियों का सारा गंद पैना शुरू हुआ तो बुढ़ा नाला बन गया सारा दरिया से, और अब वो खलनायक बन गया। जो रियल में अभी अभी हमारे वो समझ में नहीं आ रही कि खलनायक बुढ़ा नाला नहीं है यार, खलनायक तो कोई और चीज है, वो तो विकास का वो मॉडल है। अभी मेरी सरदार साहब से बात हो रही थी, हम इकट्ठे आए हैं, ये पदमपुर से बैठे थे। मैंने कहा एक बार हमने पहले आंदोलन किया था तो प्रकाश सिंह बादल की मिनिस्ट्री थी, तो हमारी एक चर्चा हुई, एक बादल साहब से मीटिंग हुई, बादल साहब बड़ी बात सुनते थे और उन्होंने कहा भी आप चलो आपकी बात तो आ गई, अब इसका सोल्यूशन बताओ क्या है। हमने कहा सोल्यूशन ये है कि इनको कहो कि अपना पानी ना इसमें डालें, फैक्ट्रियां वाले बुढ़े दरिया से पानी ना डालें। वो कहते कह रहे थे तो यार बात ही थोड़ी है, और ऑर्डर निकल गया सीएम का। सीएम का ऑर्डर निकल गया तो फैक्ट्रियां बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी तो सारे फैक्ट्रियां वाले बादल साहब को गए कि सरदार साहब आपने तो हमारी फैक्ट्री बंद कर दी। वो कहते मैंने कब किया? वो कहते दे देखो निकाल। वो कहते यार ये ऑर्डर ये निकाला है मैंने तो कि आप अपना पानी इसमें ना डालो। वो कहते फिर और पानी पियेंगे हम यहाँ पर, हमारी फैक्ट्रियों का जो पानी है वो जाएगा कहाँ? वो बता दो, आप बता दो, बाहर डाल देंगे। तो वो कहते हैं फिर अब क्या होगा? चलो फिर कहते ठीक है, वो ऑर्डर वापस हो गया, तुम्हारे फिर वही काम हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो विकास का मॉडल है, जब तक आप इस पे उंगल नहीं करोगे, उसको जो रियल में खलनायक है, जिसने हमारी हवा खराब की, हमारा पानी खराब किया, हमारा भोजन खराब किया,
सुख सूत्र तो यार हमें सब चाहिए, लेकिन पानी भी साफ चाहिए। ये दो काम ते नाले चौपड़ियां वाले दो पंजाबी च कहते, ये दो नहीं मिलती। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो ये मॉडल कर क्या रहा है, ये मॉडल कर ये रहा है कि उसने हर चीज आपकी उसको इतना रेगुलेट कर दिया। सजन जी उसको कंट्रोल बोलते हैं, मैं इसको रेगुलेट बोलता हूं। मेरे को ये लगता है कि कंट्रोल का बच्चा भी नहीं होता अपना खुद का, मतलब मैं कहूँ मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल पर नहीं रहता यार। हाँ, हम अपने तरीके से उसको रेगुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहे, या अगर वो होना चाहे तो बात तो दो साइडेड है, एक साइड तो हो नहीं सकती। जब मान लो कहता है कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मनीराम कैसे कह देगा कि नहीं जाना, वो तो जाएगा ही। इसलिए बात दोनों साइड की है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे का पूरा सिस्टम आज इंडस्ट्री से हमारा बेस्ड हो गया। इवन मतलब हमारे मेरे बड़े भाई साहब के ना पूरी गली में वो रिड़कते हैं दूध, उनके सांस होती है, पूरी गली में सांस नहीं होती। मैं भाई साहब को मिलने जा रहा था तो बच्चे वहां से खाली वो बर्तन लेकर वापस आ रहे थे। मैंने कहा वो क्या हो गया, सांस नहीं लेकर आए? कहते बिजली नहीं। मैंने कहा बिजली नहीं है, लेनी सांस मतलब अब सांस तब मिलेगी जब बिजली है, नहीं वो मदानी नहीं चलेगी। दूसरा तो गया काम जो कराने वाला था, वो तो इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो गया। अब पानी की प्रॉब्लम क्या है? अब ये लाइट नहीं हैगी तब पीने वाला पानी नहीं मिलता। अब जब लाइट काटनी है तो पहले गुरुद्वारे से हमारी आवाज लगती है कि हम 10 बजे लाइट काटेंगे, 4 बजे तक 5 बजे तक हो सकता लाइट ना आए, तो पहले भी अपना पानी भर लो। अगर नॉर्थ ग्रिड फेल हो जाए 10 दिनों में, इमेजिन करो आप कि हमारा नॉर्थ वाला ग्रिड है वो फेल हो जाए, तो क्या 10 दिन के लिए अगर वो लाइट हमारे ना आए, जिंदा रहोगे क्या? 10 दिन का पानी किसी के घर में पशुओं को पिलाने के लिए, अपने पीने के लिए, नहाने के लिए, सारे कामों के लिए भी पंजाब में तो है नहीं, जहां किसी के पास हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल बना रखी हो। ये होने वाला है सारा कुछ। मैं आपको डरता नहीं तो यार डराना ही ना गया। मैं आपको जो हकीकत आने वाले दिनों में आने वाली है उसके बारे में आपको आगाह कर रहा हूं कि ये डेवलपमेंट मॉडल अब क्रैश होने वाला है। जब ये डेवलपमेंट मॉडल क्रैश हो गया, अब हमें ये तो है यार, ये लाइट बिजली के बाद आप सारे रौला पाने लग जाएंगे, फोन करो यार हमारा समागम चल रहा है, लाइट छोड़ो, जा कहूंगे जनरेटर चलाओ, ये करो वो करो। पर कभी सोचा है कि इंडिया की 70% जो लाइट है वो कोयले से आती है, और वो कोयला जलता है तो सबसे ज्यादा वो 2 काम करता है, हमारी हवा को खराब करता है और हमारी धरती के टेम्परेचर को बढ़ाता है। 70% अब आपके लग रही है सोलर प्लेट राजस्थान में, और आप देख लेना कि जहां जहां ये प्लेट लगेगी गर्मियों में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा वहां उस एरिया का, और सर्दियों में 2 डिग्री एवरेज से कम होगा। सर्दियों में सर्दी ज्यादा और गर्मियों में गर्मी ज्यादा। और जो खेजड़ी के कुछ पेड़ जो बसरूई समाज वाले बिछाने लगे हैं ना, वो भी नहीं सस्टेन कर पाएंगे। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो जो खेजड़ी रहेगी ना खेतों में, वो भी नहीं वाले दिन चलने वाली। इसलिए ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, विकास का जो तरीका कार है,
जे कोई पंजाब का नहीं है, जे राजस्थान का नहीं है, जे इंडिया का नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक ही है। और पूरी दुनिया को चलाने वाले कुछ लोग हैं जिनको हम कारपोरेट बोलते हैं। जब इसको और देसी बात करें तो बड़े सरमाएदार बोल सकते हैं। वो सारे को रेगुलेट कर रहे हैं और उन्होंने जितनी भी जातियां थी, जितनी भी धर्म थे, सबका कमर्शलाइज कर दिया, सबका व्यापारीकरण था। हमारे अब जब गुरुद्वारा बनता है ना, हम सरदार तो बड़ी डींग मारते हैं ना कि हमारे से बड़ा सोशल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम तो लंगर लगाने वाले हैं। और हमारे गुरुद्वारा बनने से पहले ये प्लान बनती है कि फ्रंट पे वो दुकानें कितनी निकलेंगी ताकि उसके किराए से फिर हमारी मैनेजमेंट की इनकम आ गई। आज गुरुद्वारा भी कमर्शलाइज हो गया है। मंदिर वाले भी यही सोचते हैं, मस्जिद वाले भी यही सोचते हैं, और धर्मशाला वाले भी यही सोचते हैं कि कितनी दुकान है ताकि उनसे आमदन आएगी तो काम चले। और आज हमारी पूरी की पूरी खेती है वो मार्केट के एंगल से चल रही है। और ये जो हरा इनकलाब का या हरित क्रांति का जो नारा लगा, ये कोई इंडिया ने नहीं लगाया, ये पॉलिसी पूरी वर्ल्ड वाइड बनी। रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन दो एक बड़े ऐसे संस्थान हैं जो बड़े अमीरों के संस्थान हैं, उन्होंने बनाई ये पॉलिसी। और उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टेपल फूड है ना, मतलब स्टेपल फूड अंग्रेजी में उस भोजन को बोलते हैं जो ज्यादातर चलेगा। और उन्होंने स्टेपल फूड बनाते हमारे तीन, एक गेहूं, चावल और आलू। अब इनकी खेती सबसे ज्यादा खेती हो रही है। अब जिस पंजाब से मैं आ रहा हूं, 140 मिलियन टन पिछले साल वाला चावल अभी पड़ा है पंजाब में। कितना? 140 लाख टन, मिलियन सॉरी लाख टन निकाला हुआ चावल पड़ा है और नई फसल आ गई है। अब चैनल वाले कह रहे हैं कि इसको हम लगाएंगे अपने चैनल में, तो रखेंगे कहां? परसों मेरे एक दोस्त का हरियाणा से फोन आया, वो कहना सुखदेव जी मैं थोड़े 15-20 मिनट लग जाने। मैं कोई गल नहीं, पर हूं तो मैं खेत च, मैं शाम को 8 बजे तक घर आ जाऊं, मेरे को 8-8 बजे फोन कर। उसने मैंने फोन किया और उसने कहा कि मैं एक डिबेट में बैठ रहा हूं, आपसे कुछ टिप्स लेने हैं। मैंने कहा डिबेट किस बात की है? वो कहता डिबेट है पराल पे, चावल की पराल पे। मैंने उसको कहा यार पहली बात तो एक बात हमें मूल समझ लेनी चाहिए कि चावल हमारी प्रकृति, हमारी खेती ही नहीं है इंडिया वालों। जहां पराल की प्रॉब्लम है वहां की खेती ही नहीं है। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आपके बाप दादे भी खेती करते रहे हैं या हमारे भी करते रहे? कभी भी जो हमारे बाप दादों ने खेती की, जो भी हमने फसल बोई, कभी आज तक हमने किसी फसल को मचाया, जलाया क्या? हमने बाजरा बोया, ठीक, कभी उसकी टाली जलाई किसी ने? मक्की बोई हमने, मक्की के टाले किसी ने जलाए? कणक बोई, कणक की जो दूसरा वो उसका भूसा बचता है उसको कभी किसी ने जलाया? हमने ग्वार बोया, हमने ज्वार बोई, हमने मूंगफली बोई, हमने मतलब मूंग मोठ बोए। आपको किसी एक को बताओ ना कि आप जलाते, हमारे बाप दादे या हम खुद उसको उसकी फसल को जलाते थे, और इसी को क्यों जलाते हैं? एक फसल है जिसको जलाया जाता है, इसी को क्यों जलाया जाता है? उसकी वजह है
कि जे हमारी फसलें ही नहीं, जे हमारे पे मार्केट के बेसिस पे थोपी गई, ना गेहूं ना चावल, ये हमारी फसल नहीं होती। और मैंने उसको कहा कि यार आजकल तो मैं तो कईयों को ये बोलता हूं कि देखो ना इंडिया गवर्नमेंट को ये है कि पंजाब में चावल बंद हो जाए, ना पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि पंजाब में चावल की खेती बंद हो जाए। वो कहता चाहते क्या है, वहां ये चाहते हैं कि चावल तो होए लेकिन पराल ना होए। ऐसा कोई फार्मूला दुनिया में है कि चावल हो जाए पराल होए। इसलिए ये जो बातें हो रही है, क्योंकि पंजाब की खेती पूरी कमर्शलाइज, पूरी व्यापारीकरण हो गया पंजाब की खेती का, पूरी मंडी के बेसिस पे हो। हमने अभी 1 महीना एक अभियान चलाया पंजाब में, सरपंच साहब, हम 5 गांव एक दिन में निकालते थे। एक गांव में हम 1.5 घंटा लगाते थे, अपनी पूरी बात कहते थे और बात सुनते थे, और कोई छोटी मोटी कोई सवाल जवाब होते थे तो वो भी करते थे। करीब 1.5 घंटा लगा के हम 5 गांव में एक दिन में क्लियर करते थे। उसमें हमें एक बात ये कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि पंजाब का पानी ही 10 साल का बचा, 12 साल का बचा, क्योंकि नेशनल जो वाटर कमीशन है उसने रिपोर्ट दी है कि 12 साल दा ही ग्राउंड वाटर है पंजाब के पास। मैंने कहा यार अगर 5 दिन का आटा रह जाए हमारे घर पे, तो हमारे रसोई में आटा बनाने वाली पहले कहने शुरू हो जाए 5 दिन की रह गया भाई आटा पकाओ। हमारे घर में 1 हफ्ते की पशुओं की फीड बाकी बच जाए तो हमें सरदर्दी होनी शुरू हो जाती है, यार ये दाना दुना मुकन वाला, जे मुक गया तब गाइयां और भैंसा दुध घट जाने, इस करके रहने रहने हो कर लो। पर 12 साल का पंजाब के पास पानी है, ग्राउंड वाटर। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ। पर 12 साल का ग्राउंड वाटर रह गया, ना किसी लोगों को चिंता, ना किसी पार्टी को चिंता, ना किसी पंजाब की सरकार को, ना इंडिया की सरकार को कोई फिक्र। हमने एक प्रपोजल दी कि 20,000 रुपया पर एकड़ का फार्मर को आप दो, और उसको कहो यार आपने चावल नहीं लगाना हो जो मर्जी फसल लगा, पंजाब का पानी बच जाएगा, ग्राउंड वाटर ठीक हो जाएगा। वो तो होएगा तो तब जी निकालना बंद करेंगे। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, 20 पावर 40 हॉर्स पावर दिया लोगों ने मोटर डाल रखी है। इसलिए ये जो मॉडल है कारपोरेट का विकास का मॉडल, इसने पूरी की पूरी हमारी खेती है जुड़ी उसको जहरीला भी कर दिया, और हम अपने हाथ से जहर डाल के उस खेत में और अपने बच्चों को वही खेत की वो पैदावार खिला रहे, जिसको हम कह रहे हैं ना कि खरपतवार है। जी खरपतवार कुछ नहीं है, ये जितने भी जड़ी बूटियां हैं ये सब जो कुदरत ने कोई भी इतनी चीज भी फालतू नहीं बनाई। मैं आपको छोटी सी इसमें कहानी सुना देता हूँ। चरको है ना एक बहुत बड़ा विद्वान है, चरक कह रहे कि अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा था, तो उसने 1 हफ्ते के लिए अपने स्टूडेंट को एक काम दिया, होमवर्क, जिसको आजकल लोग बोलते हैं कि आप 4 टीमें बनाओ और 4 दिशाओं में जाओ, और 20-20 को जाना है, और कोई भी आपको फालतू चीज मिल जाए, ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिसका कोई उपयोग ना हो, वो आपने मेरे को लाके देंगे। तो 1 हफ्ते के बाद जब सारी टीमें वापस आई तो उसने ए टीम को पूछा भी बताओ, कहते जी हमें तो कुछ नहीं मिला। तो वो कहता आपने यार मेहनत की, वो नहीं कहते सर बहुत की थी मेहनत। वो कहते फिर बी से पूछा, सारों ने बोला नहीं सर कुछ नहीं मिला। वो कहते यार आपने मेहनत की।
कहते सर नहीं, फिर 20 किलो 20 कोस नहीं गए होने, कहते 20 कोस भी जाके आए हैं, फलाने गांव तक गए, वो 20 कोस बढ़ता है ना, कहते हाँ। फिर उसने कहा बाकी आप मेरे स्टूडेंट को, मेरे को आप पे गर्व है कि कुदरत ने कोई भी ऐसी चीज, प्रकृति ने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जो फालतू। हर चीज का कुदरत ने कोई ना कोई उपयोग करने के लिए बनाया है, लेकिन अब क्या है, हम उसको खरपतवार कहके सबको जलाने में लगे। इसका मतलब हम कुदरत से भी सयाने हो गए ना, हम ज्यादा समझदार बन गए कुछ थोड़े। इसलिए ये जो खेती है, इस खेती ने अब करना क्या किया, मैं एक एग्जांपल लेके आगे प्रकृति खेती की तरफ आता हूं, बस थोड़ी उस पर भी टाइम लगाना है कि अभी इस हफ्ते एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया में 77% या 3 कम 80 कह, मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आती इसलिए काम चलाऊ आंकड़ा आपको बता रहा हूं। 3 कम 80% बच्चे हमारे जो 2 साल की उम्र तक के हैं, 0 से लेकर 24 माह तक के, वो उसमें डेफिशिएंसी इस करके आ रही है, उसमें अलग अलग तत्वों की घाट इसलिए आ रही है कि उनको अलग अलग टाइप का फूड नहीं मिल रहा, उसकी भोजन में वैरायटी। अब हमारे बच्चे क्या खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं। जो वेस्ट वालों ने बनाया है स्टेपल फूड जिसको वो बोलते हैं, उसमें क्या है, उनका गेहूं है, चावल है, अंडा है, मीट। अंडा मीट और प्रोटीन तो डेफिशिएंसी पूरी करते हैं, गेहूं और चावल से वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ये उनका फूड है। और वो जो मीट है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, फिश हो सकती है, चिकन और मटन, जो भी उसको कहते हैं वो अपने तरीके से वो हो सकता है। लेकिन हमारे क्या वैरायटी है, हमारे जो मीट मछली नहीं खाते लोग, उनके लिए प्रोटीन का स्रोत क्या है हमारे, वो तो दालें हैं। और देखो दालें भी हमारे कमाल की है, मूंग का येलो कलर, पीला कलर, और मसर का रेड कलर। मतलब हम अपने प्रोटीन कैसे पूरे करते हैं। अब हमारे बच्चे खाते क्या हैं, वो चावल, गेहूं से बनी चीजें, या चावल से बनी चीजें, या आलू से बनी चीजें, जो वो मार्केट से लेके आते हैं, चाहे कुरकुरे लेन, ले लेन, जो भी वो लगा तुका खाते हैं वहां से लेकर, या बर्गर, पिज्जा, जो भी हो इधर उधर का खाते हैं, वो उसमें 2 ही चीजें हैं मेन, या तीसरी आलू है, चावल है, गेहूं है और आलू है। घर पे भी वो ही खाते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं शरीर के जो उनको मिलते नहीं, जिसकी वजह से 2 प्रॉब्लम है उनमें आ रही है, एक तो उनका वजन कम हो रहा है, एक उनकी हाइट कम हो रही है। इसलिए खाने में विविधता, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं भोजन में वर्ण सवर्णता, अलग अलग वैरायटी, भोजन में वैरायटी, ये जरूरी है जिंदा रहने के लिए। उसके लिए अगर हम प्राकृतिक खेती में डालते हैं और वो चिप काम कर रही है और उनके वो चिपरास आ रही है, उसके मैं तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले ये कहते थे कि हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की पिछली जितनी भी किताबें हैं वो उठा के देख लो, वो कहते थे डीएपी का एक क्या बनेगा, जैसे 50 kg हाड़ी के डालो और 50 kg सावनी में डालो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं 50 kg एक ही डालो साल में 50 kg। अब भी क्या हो गया, अब बना दिया, नैनो डीएपी भी बना दिया। अब कह रहे हैं कि नहीं जमीन में मत डालो, अब स्प्रे करो।
और स्प्रे करने के लिए हम आपको ड्रोन देंगे। अब उन्होंने ड्रोन बेचने हैं। अब उनको ये लगता है कि जो थैलियां वाला फर्टिलाइजर है, जब देखो एक गांव में 10 ट्रक चाहिए, बड़े गांव में 20-25 ट्रक चाहिए। अब उन्होंने आधा केजी में ही एक बोरी डाल दी नैनो यूरिया में, और आधा केजी का है वो नैनो डीएपी आपका। वो तो बड़ा ट्राला तो 4-5 गांव को एक ट्राले में सजेगा जाए। ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम उन्होंने इधर उधर कर दिया, और प्रॉफिट वो उनको देगा। हमारे पंजाब में तो इसमें एक चक्कर पड़ गया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कह रही है कि नैनो यूरिया चाहे 4% है, नैनो यूरिया चाहे 8% है, नैनो यूरिया चाहे 16%। 3 वैरायटियों में आता है नैनो यूरिया। वो कहते नहीं काम करता है, मतलब यूनिवर्सिटी उनको रिकमेंड ही नहीं कर रही कि जे आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी डालो। और वो कह रहे हैं यही मिलेगा। अब डीएपी मिल ही नहीं रहा पंजाब में, दूसरा कह लो बात कि लेना है नैनो लो, नहीं लेना मान दिया करो। सरकार सब्सिडी भी कौन दे रही है? सब्सिडी तो उनको पहले ही मिलती है। देखो जो खादों पे सब्सिडी है, ये कभी आज तक इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें डायरेक्ट सब्सिडी फार्मर को कभी नहीं मिली। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट भी लेना है ना, मतलब आपने रोटावेटर ही लेना, सपोज करो, रोटावेटर की सब्सिडी फार्मर को नहीं मिलेगी। रोटावेटर की सब्सिडी वो जिस कंपनी से आप खरीदोगे उसको मिलेगी। खाद की सब्सिडी फार्मर को नहीं मिलेगी, और खाद की सब्सिडी कंपनी को मिलेगी। क्यों मिलती है? ये है अकेला इंडिया में और कहीं नहीं है दुनिया में। पूरे यूरोप के लोग ने, जो पूरे यूरोप की जो सरकार ने, वो डायरेक्ट सब्सिडी देती है फार्मर को। इतनी सब्सिडी आपको मिलेगी, इसका आप जो खरीदना चाहो खरीदो, नहीं खरीदना चाहो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती शुरू होती है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने से। मिट्टी की जो उर्वरकता है या मिट्टी में जो पावर है वो कैसे बढ़ेगी? वो अब एक सिद्धांत ये आया है कि मिट्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसमें हल नहीं चलाना। कि अगर आप मिट्टी में हल चलाओगे तो उसके साथ छेड़छाड़ होगी और वो उसकी मतलब उर्वरकता है वो बढ़ेगी। तो करना क्या है? करना ये है कि मिट्टी को आप एक बार आपके खेत को पूरा तैयार करके फिर उसको उस पर बेड बना लो। बेड बनाओ 42 इंच का। 42 इंच का बेड इसलिए बनाना है कि आइंदा जब उसी बेड पे आप बोओगे तो ट्रैक्टर के टायर हैं वो खाली होंगे और पानी देना है। जब आप जैसे इतना आप बेड बनाओगे तो साथ में खाली रह जाएगी। इसी की मिट्टी चक के वो ऊपर बेड बनाएगी तो खाली में आपने पानी देना है। क्योंकि वनस्पति है जो वो पानी जानवरों की तरह आदमियों की तरह पीती नहीं है। इनको तो सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, जल, नमी। इसको पानी नहीं चाहिए, इसको नमी चाहिए। नमी तब बनती है जब धरती में जो गर्मी है और पानी का उसके साथ जब संयोग होता है तो वहां एक किस्म की मॉइस्चर बन जाती है, नमी बन जाती है। तो उसमें क्या करना है कि बेड पे आपने बेड को नंगा नहीं रखना। उस पे आपने जो भी आपके पास किसी भी फसल का कोई भी रहंद फूंद है उसको उसका अनशन करना है, उसको ढक देना। उसके आपको 3 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि वो नंगा नहीं रहेगा तो पानी इवेपोरेट नहीं करेगा, बेड में बहुत देर तक पानी रहेगा। दूसरा फायदा उसका ये होगा कि जिसको आप खरपतवार बोलते हैं वो नहीं उगेगा,
क्योंकि जब आप उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो फिर वो नहीं उग सकता। जब आपने उसको ढक दिया तो वो नहीं उगेगा। तीसरा उसका फायदा ये होगा कि आपके बेड का जो टेम्परेचर है वो एक हद तक मेंटेन रहेगा। आप अपने बेड के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो। ज्यादा गर्मी होगी, थोड़ा पानी दे दिया और वो ठंडा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी उसकी। और उसका फायदा ये होगा आपको कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो रियल में खेती करते हैं, जो रियल में जमीन मतलब रसोई का काम करते हैं, जैसे माँ एक रसोई का काम करके बच्चे को कुछ खाने के लिए देती है, कुदरत ने जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि वो पौधे की जो जरूरत है उसको तैयार करके उसको दे, वो उसमें फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तो मिट्टी की उर्वरकता उसके मुताबिक बढ़ती जाएगी। फिर आपने उस बेड को छेड़ना नहीं है। जैसे हम जिंदगी में हम फार्मर सोचते हैं ना कि कोई भी जिला किसान हम वो जिंदगी में एक बार घर बनाता है तो उसका घर बन गया, तो फिर आपने उसी से काटना है, उसी पे बोना है, उसको छेड़ना नहीं। हाँ, उसकी शेप जब खराब हो जाएगी तो दोबारा जब आप उसके वो चलाओगे तो वो उसकी शेप दोबारा ठीक होती रहेगी। इसलिए इस तरीके से अगर आप खेती करोगे, और दूसरा सबसे जो बड़ी बात है कि खेती मन से नहीं करना कि जो तुम चाहते हो कि वो, मैं तो जैसे आजकल वो चलती है ना यूट्यूब पे, कोई राजस्थान में जी उसका बाग लगा दिया एक आदमी ने सेब का और लाखों रुपये कमाता है। अब तुम ये देखो कि कोई भी आदमी जो वीडियो डालता है वो कभी नहीं कहता 1000 कमाता है, वो लाखों या करोड़, इससे नीचे तो वो उतरता ही, क्योंकि फिर उसी ताही खोलेगा ना वो कोई मतलब, जब खोलेगा तो उसको व्यू मिलेगा तो उसकी इनकम आएगी। वो भी तो कमासा ना, वो भी तो व्यापार है ना। जब आपको ये कह दिया कि आप टिल्ले पे कैसे बाग लगा सकते हो और करोड़ों कमा सकते हो, तो आप फटाफट खोलोगे उसको कि यार ये देखो ना क्या है मंत्र इसके पास, वो उसका व्यापार बढ़ेगा उससे। तो उसमें ये है कि जो कोई भी हमने फसल लगानी है वो जो वहां का क्लाइमेट जो ना उसके हिसाब से लगाए। मतलब हमारे सामने अब प्रॉब्लम ये है कि मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बढ़ाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे भोजन की क्वालिटी को कैसे सुधारें। नंबर 3 कम से कम पानी से ज्यादा फसल कैसे। ये अगर मंत्र हम चला लेते हैं तो प्राकृतिक खेती इस खेती से आगे निकलेगी, डेफिनेटली निकलेगी। नहीं तो वैसे तो ये है कि मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि 2030 के बाद अगर टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ गया, 1.6 हो गया और 7 या 8 हो गया, ये हो ही जाना, 8 तक जाके फिर खेती हाथ खुले कर देगी, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी करते रहे। चाहे डीएपी की बोरी सीधी भी कणक बो दोगे ना तो भी नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर के बगैर कुछ नहीं चलता। इसलिए जो ये पूरा पर्यावरण का नाश हो रहा है, इसको बचाने के लिए हम लोग फार्मर लोग क्या कर सकते हैं। वो देखो, एक बात हम कर सकते हैं, जो हम पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन वो करो जो आपके एरिया की वैरायटी है, वो गऊ, वो मझ या वो बकरी, वो कोई पेड़, वो पालो ना। अमरीका में ले आके छिड़तियां टिब्बे अंग्रेजा के बच्चे, उदा यार वहां जहां ठंडे मुर्गे वही कामयाब है, हमारे कामयाब नहीं है। हमारे तो जहां की जो वैरायटी है, हाँ उसकी वैरायटी को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार का सबसे बड़ा, या हमारा भी और हमारी सरकार का भी, हमें तो नहीं पता था, उन्होंने क्या किया, वहां से जीवन ले आके हमें
वो वैरायटी दे दी। उन्होंने हमारी वैरायटी को ठीक करने का तरीके ही नहीं बताया कि हमारे पशुओं की वैरायटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इन्होंने दिनों से साढ़े ना वो पंचायत इलेक्शन चल रही थी, मेरे पास साहिवाल गऊ आ, तो 10 बजे वो खड़ी सी आराम नाल, मतलब वो भी गाली कर रही थी, उसकी बछड़ी भी गाली कर रही थी, वो दोनों मां धियां गाली कर रही ने, तो वोटा लैन वालियां औरतां आ गई 10-12 और उन्होंने ये भी असीं हमदर्दी दिखाई। वो आके मेरी मिसेज नूं कहंदे भी भाई वोटा का फेर कहांगे, तेन पहले इन्हां नूं सामने बन, ये धूप में खड़ी है। वो कहते तुहानूं कोई इहदी प्रॉब्लम आ, तुसीं वोटां लई आए हो, वोटां की गल करो। जे गाली कर रही ने, जे इनको प्रॉब्लम हो गाली कर क्या, वो कहते फिर क्यों नहीं, वो कहते ये वैरायटी हो रहा है थोड़े वाली थोड़ी ले जाने, ये देसी वैरायटी है। इसलिए अगर हम अपनी उस देसी वैरायटी को भी, जैसे हमारे साहिवाल वैरायटी है, जब 20 लीटर तक तो वो भी चली गई हमारे पास, फिर इतना ज्यादा दूध का करोगे क्या? अगर ज्यादा बढ़ा लोगे तो क्वालिटी खराब होगी। अगर 18 लीटर भी कोई गऊ दूध निकालती है, बेस्ट है वो। अगर मतलब कोई 15, 16, 18 लीटर मझ निकालती है तो बेस्ट है वो। हम उनका कंपटीशन करते हैं, वो 50 केजी निकालती है, 55 केजी निकालती है, उसमें है क्या? ये भी तो देखो, उसकी फूड वैल्यू तो निकाल के देखो। इसलिए ये जो एक अपने फूड की क्वालिटी सुधारना क्यों जरूरी है कि मैं आपके सामने एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया गवर्नमेंट ने 2 फसलों पे एक मतलब रिसर्च करवाई है, एक गेहूं के, चावल। इंडिया की 3 यूनिवर्सिटियों ने, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटियां हैं तीनों, उन्होंने वो रिसर्च की है। उन्होंने बताया कि 1 किलो चावल में और 1 किलो गेहूं में 1960 के दहाके जो असीं ये खेती शुरू करने जा रहे, जिन्नी उस समय फूड वैल्यू थी, 2010 तक 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं में आधी रहेगी। अब आप कह रहे हो कि प्रोडक्शन तो बढ़ गई, प्रोडक्शन ही बढ़ी है, वेट ही बढ़ा है, क्वालिटी थोड़ी बढ़ी है। इसीलिए लोगों को पेट इतने इतने बड़े हो रहे हैं। मतलब वो कोई बड़ा मोटा आदमी हेल्दी थोड़ी होता है यार, वो बड़ा तंदुरुस्त है यार। तो तंदुरुस्त की तो परिभाषा और है ना कि आपका शरीर बिल्कुल फिटो फिट होना चाहिए। मोटा होना कोई माड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फिट तो हो ना। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपने फूड की क्वालिटी सुधारनी है तो प्राकृतिक खेती के तरीके जो नए आए हैं उसकी तरफ आपको आना पड़ेगा, और क्रॉप भी आपको अपने क्लाइमेट जोन के मुताबिक बनानी चाहिए। मैं कई बार मनीराम जी से भी इस बात पे डिफर कर देता हूँ। ये कहते मैंने वो लगा लिया, गन्ना लगा लिया, मैंने कहा दिमाग खराब आ जाए, तेरा गन्ने वाला तेरा एरिया नहीं है। और अगर मैं कहा कि मैंने सेब लगा लिए, दिमाग खराब ही है ना, होता जाता है नहीं है कि सेब का मतलब पेड़ है वो होता क्वालिटी ही नहीं मिलती। फिर इसने मक्की लगा ली, इस बार इसने मक्की लगाई थी, उदय पर हमारा मीटिंग थी, ये वहां चलिया लेके गया और इसने हमें वो खिलाई के ना, देखो मेरी मक्की नेचुरल खा के देखी। मैंने कहा यार तेरा एरिया मक्की वाला नहीं है, वो टेस्ट ही नहीं, वो टेस्ट हो ही नहीं सकता दूसरे। इसलिए हम भी कई बार उस चक्कर में फंस जाते हैं कि हमारे भी सब कुछ अपना ही हो। इसका मतलब फिर हम इंटरडिपेंडेंट किस बात की रहेंगे? कल को हम कहेंगे लौंग लगाएंगे, हम नहीं लौंग जी केरला वाले से लेंगे, हम इलायची भी केरला वाले से नहीं लेंगे।
हम दालचीनी भी नहीं वहां से लेंगे। ये तो करना पड़ेगा। वो कहाँ से आया सी वास्को डे गामा? पागल सी कोई हो। इसलिए जो एरिया जिस चीज में फिट है, जैसे इसकी बाजरी में टेस्ट है यार, हम बीज लेते हैं, हमारी में नहीं उतना टेस्ट, क्योंकि वो क्लाइमेट जो अलग अलग है ना। इसलिए अपनी जो खेती है हमें भी उसको इस पे मतलब जो मार्केट एंगल से नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारी खेती, हमारी खेती को भी हमें प्राकृतिक तरीके से क्लाइमेट जोन के हिसाब से अपनी क्रॉप लगाएं हम, वो ज्यादा ठीक रहेगी। उससे हमारे फूड की क्वालिटी भी ठीक रहेगी और ओवरऑल भी हमारा सिस्टम वो ठीक चलेगा। तो इस करके मैं ये 2-3 बातें जो आपके सामने रखी है, एक के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया का पर्यावरण खराब हो रहा है, उसमें मेन जो दोषी है वो ये विकास का मॉडल है, जिसने हमें पहले थोड़ी सी उंगल पकड़ाई और उसके बाद उसने ऐसा तोड़ा कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो गया। कि चानन के लिए बिजली देंगे और उसके बाद उस बिजली ने कितना पौधा हमारे मतलब हवा में फेंक दिया और इस बिजली से कैसे हमारे घर अब अट्टे पड़े। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी ले जाते हैं पर हमें उसका पता नहीं। और जब हवा में नमी नहीं होती ना, लोग उस समय भी एसी चलाते हैं। लोगों को नहीं पता कि एसी की फंक्शन और कूलर की फंक्शन में डिफरेंस क्या है। लोगों को नहीं पता अभी भी कि यार नई सब्जी तरी नहीं होती फ्रिज दे विच। फ्रिज अंग्रेजा ने 2 काम नहीं बनाया, एक मेडिसिन रखने ਲਈ, एक ਜਿਹਨੂੰ फ्रीजर बोलते हैं ऊपर आप बर्फ वाला खाना बोलते हैं, वो मीट ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਖੀਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਨੰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਧੀਆ 5-7 ਵਧੀਆ किस्म के पूरे जूस वाले वो ले आए हो नींबू और उन्होंने कट के देखो ना पूरा जूस हो और उन्होंने कट के ना ऊपर एक एग ट्रे होंगी है ना, उन्होंने एग रखने की रखी होंगी, असं वो नींबू रखते हैं, तुम उन्होंने नींबू वो रख दे और एक हफ्ते बाद वो नींबू को कट के वो मैंने जूस कट के दिखा दे जी पूरा निकला। ये तो तुम हरेक ही कर सकता, ये तो कोई बड़ा काम नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚਪੇੜਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੀਤਾ कि असी एक तो बाद एक भावें कर्ज ते लेके समान खरीदिया, असी इलैक्ट्रॉनिक्स समान इन्ना घर सुन लिया और उसके बिल भरे जा रहे हैं और कर्जा ही हो रहे हैं। और पहला एक फोन नाल काम चलता जो लैंडलाइन फोन सारे घर चलता, हुण हर बच्चा कहना मैनू भी दो, औरत को आपदा, मर्द को आपदा, बच्चे को आपदा। हुण कई को 2 भी नहीं। जब क्यों लटा हो रहे हैं असली कारपोरेशन, और वो उन्होंने एक बार लत लाती सानू, जियो ने 1.5 साल फ्री दिता डाटा, उस बाद वो लत लग गई, हूँ छड़ी नहीं जाती। हूँ उन्होंने 2 गुणे नालों ज्यादा बढ़ाता, फिर भी कोई नहीं है। इस करके असी अपनी लाइफ नूं किवें रेगूलेट करना है, नैचुरल तरीके नाल किवें रेगूलेट करना है, जब तक असी खुद नहीं सीखांगे असी समाज को रेगुलेट भी नहीं कर सकते। इस करके पूरी दुनिया को समझना
और पूरी दुनिया का वातावरण एक आ। और ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ 999 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਚੌਥੀ ਉਹਦੇ ਡਿਜਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਰਾਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੀਵੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਚਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਪਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਲਗਾਓ ਨਾ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜੂ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ठीक करने के बारे में हमारा जितना रोल है वो हम प्ले करें, तो अपनी लाइफ में भी करें और प्राकृतिक खेती की तरफ हम मोड़े। शुरू में हम अपने परिवार से शुरू करें, फिर वो शुरू करते करते हौली हौली आगे 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 आगे, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कोठे पे चढ़ते हैं ना, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं और कुछ समय के बाद में, और अगर हम इनका सामान जब तक कारपोरेट का खरीदना बंद नहीं करते तब तक कारपोरेट को कुछ नहीं कर सकते। अगर बूटे नाले का पानी सुधारना है तो जो फैक्ट्री उसमें पानी डालती है उसका पता करो, उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदना, अपने आप बंद हो जाएगी। जब हम उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं ना कहेंगे ये पानी में नहीं छोड़े, ये काम नहीं होता। इसलिए कारपोरेट का बाइकाट करना पड़ेगा, उनके प्रोडक्टों का बाइकाट करना पड़ेगा। और ये जो लोग अब अस्पतालों पे भी बम फेंक रहे हैं और स्कूलों पे भी बम फेंक रहे हैं, हम इनके खिलाफ क्यों ना आवाज उठाएं और क्यों ना सबसे पहले जहां से शुरू करें कि हथियार और एमिशन बनाने वाली कंपनियों की फैक्ट्रियों को सबसे पहले बंद करो और विश्व शांति का करना बंद करो। उसके बगैर तो सर सकता है ना। अब ये जो इन्होंने जो मौज मस्ती वाले ये कितने सिस्टम चला रखे ना, वो समुद्र में नहीं इन्होंने मौज मस्ती करने लिए वो छोटे छोटे वो चलाया क्रूज, जिदे चाहे सलमान खान किया किहड़े दा बेटा फंसा सीगा शाहरुख खान का, उनकी जरूरत क्या है? उनमें कितना तेल मच रहा है ये बताओ, वो कितनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उन पे पाबंदी क्यों ना लगी? और हरेक को क्योंकि पैसे ने वो अपना जहाज रख सकता, क्यों प्राइवेट जहाज रख के पाबंदी लगाओ? मैं तो जहां तक कहता हूं कि 5 सीटर या 6 सीटर कार है किसी के पास, अगर 5 सीटर पे 6 बंदे बैठ जाए उनका चलान हो जाएगा। मैं कहना भी जे वो 5 नहीं बहने 4 बहने ने 3 बहने चलान करूंगा, ताकि मेरे वर्गे भी कहे भी यार तू चल आप करके आना, उन्होंने कब बन जाए बिना कार वाले का भी नहीं मेरा चलान हो गया। मतलब क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए कि जिसे आम पब्लिक का भी फायदा हो। और अब किया एक आदमी है उसके पास पैसे हैं, उसने 6 सीटर गाड़ी है और अकेला बैठ के वो शुरू करता जा रहा है और वो कहता है यार मैं जा सकता हूँ। क्यों जा सकते हैं? गाड़ी तेरी है, अगर तेरे को पेट्रोल खरीदने पैसे हैं, एनवायरनमेंट तो हमारा खराब कर रहे हैं ना, तो वो तो नहीं तेरा या तेरे बाप का, हवा तो सब हमारी खराब हो रही है ना, वो तो नहीं तेरे बाप की। इसलिए हम नहीं वो खराब होने देंगे जब तक जहां तक चेतना नहीं आएगी कि हम किसी भी प्रकृति की चीज के बारे में जो खराब करेगा उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे,
अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे तब तक ये करते जाएंगे। और ये करते गए तो ज्यादा लंबा टाइम ही नहीं यार, 5-4 साल अपने पास बचे हैं। इसलिए 5-4 सालों में अगर जितना हो सकता है, अगर हम इसको मोड़ा दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसको मोड़ा नहीं आ सकता, मोड़ा दे सकते हैं। तो पब्लिक थोड़ी सी भी ठान मोड़ा दिया जा सकता है। और ये डेवलपमेंट के मार्ग को हमें चैलेंज करना पड़ेगा और प्रकृति और मानव समर्थित विकास के मार्ग पे हमें जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए आपने मेरे को देखा, सुना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी बात है धन्यवाद सुखदेव जी का कि पूरी विस्तार पूर्वक नीतिगत, सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पे क्या करना चाहिए